ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज के अंदर, जहां पर अब हम पूरे बेहतरीन से चैप्टर पढ़कर आ चुके हैं। लंबे लंबे पूरे आपका प्रोसेस हमने देख लिए हैं, बड़े अच्छे से हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। पर सर पेपर के टाइम पर तो मुझे क्विक रिवीजन भी करना होगा ना, तो उस क्विक रिवीजन के लिए आपके पास क्या मेरे लिए कुछ है? हाँ है, तुम्हारे लिए आ गया है रैपिड रिवीजन की ये पूरी कंप्लीट सीरीज, जिसमें अब तुम रैपिड रिवीजन के तौर पर अपनी पूरी की पूरी बुक्स को रिवाइज कर सकते हो और आराम से तसल्ली के साथ जल्दी से जल्दी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको रिवीजन कर सकते हो। तो उसी सीरीज में सबसे पहला चैप्टर बिना टाइम वेस्ट के आ गया ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। आप ये बुक देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली है। इसमें सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। यहां से एक क्वेश्चन आपका 2025 में भी देखने को मिला था। रेड्जल ने ये डेफिनेशन दी है। अगर वो पूछे ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, तो ये एलन सी सैंपल की दी हुई है। अगर वो पूछे ह्यूमन ज्योग्राफी अ न्यू कंसेप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग, तो ये रिलेशन दी है, ये डेफिनेशन जो दी है पॉल बिडाल डी ला ब्लाचे ने आपका जो इंफॉर्मेशन दी है। और फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रेडरिक रेडजल को आपका कहा जाता है। इस बात को आपका थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका निकल कर आते हैं। एक आता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जिसको हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, और एक आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जिसको हम पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं, और एक कंसेप्ट आता है नियो डिटर्मिनिज्म। तीनों जरा समझा देता हूं ध्यान से। जब पहले के जमाने में एनवायरमेंट ही एनवायरमेंट था और ह्यूमन पूरी तरीके से आपका डिपेंडेंट था किसके ऊपर? नेचर के ऊपर। तो नेचर जिस हिसाब से आपका इंसान को रखती थी, अगर ठंड है ठंड में रह रहा है तो ठंड में ही रहना पड़ेगा, गर्मी है तो गर्मी में ही रहना पड़ेगा, तो आपके पास कोई बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जब ह्यूमन की लाइफ को गाइड करने का काम कौन कर रहा था? नेचर कर रहा था। तो ऐसा कंसेप्ट आपका क्या कहलाता है? ऐसा कंसेप्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहलाता है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि मेंस आर द स्लेव ऑफ नेचर। पर समय के साथ हर चीज चेंज होती है। तो जैसे जैसे आपका इंसान और ज्यादा नॉलेजेबल हुआ, उसने टेक्नोलॉजीज बनानी शुरू की। जब उसको नेचर के बारे में पता लगता गया, उसने नेचर की पॉसिबिलिटीज को आपका खोजा और उन्हीं पॉसिबिलिटीज से आपका क्या बनाया? आगे आने वाले समय पर टेक्नोलॉजीज डेवलप की। अब क्या होता है, वो जहां पर भी जा रहा है पूरी पृथ्वी पर, वहां पर अपने इंप्रिंट्स छोड़ता हुआ आ रहा है। तो इंप्रिंट्स ऑफ ह्यूमन आर क्रिएटेड एवरीवेयर। तो अब इस पॉसिबिलिटी से आपका क्या बनकर आया? कंसेप्ट बनकर आया एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। बट बहुत सारे फिलोसोफर ऐसे आए जिनका कहना यह था कि ना तो कंप्लीट एनवायरमेंट को ही आपका जो है टेक ओवर कर लेना चाहिए और ना ही आपका ह्यूमन को टेक ओवर कर लेना चाहिए। हमें बीच का मार्ग चाहिए, जिसको हम कहते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इसको स्टॉप एंड गो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझाया जाता है, जहां पर रेड लाइट लगी हुई है, पहले ग्रीन लाइट आती है, फिर येलो लाइट आती है, फिर रेड लाइट आती है। तो यहां पर आपका मिड पाथ के ऊपर फोकस करते हैं। पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के बीच का जो पाथ होगा उसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं। इन डिफरेंट अप्रोचेस में सबसे पहला जो टाइम पीरियड है उसको अर्ली कॉलोनियल पीरियड के तौर पर जानते हैं, जहां पर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन आपका देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें इंपीरियल ट्रेड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया, नई नई डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे नए प्लेसेस को आपका देखा गया, इंसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शंस आपका निकल कर आए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड, जहां पर रीजनल एनालिसिस किया गया। इस रीजनल एनालिसिस में बात करेंगे तो यहां पर इलेबोरेट डिस्क्रिप्शंस के ऊपर बात आई। बहुत सारे आपका जो है बेसिकली ऐसे आइडियाज जिनको आपका जो है कंप्लीटली होल के तौर पर आपका पढ़ा गया, पूरी पृथ्वी को एक तरीके से पढ़ा जा रहा था, एंड उनके साथ साथ आपका पूरी पृथ्वी को एक साथ पढ़ना भी था। फिर आते हैं 1930s पे। 1930s में आपका इंटर वॉर पीरियड की बात हो रही है। इंटर वॉर पीरियड का मतलब है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच वाला टाइम पीरियड था, तो इंटर वॉर पीरियड से आपका जाते हैं, वहां पर एरियल डिफरेंशिएशन की बात आती है। यह फोकस करता है आपका यूनिकनेस पे, किसी भी चीज की आपका जो है बेसिकली पूरे पृथ्वी में जो यूनिक चीज है, किसी जगह की आपका जो यूनिकनेस है उसके ऊपर आपका फोकस करता है। फिर आते हैं लेट 1950s से 1960s में, जहां पर स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिक्स टूल। धीरे धीरे कर आप कंप्यूटर्स का आना हो गया, बहुत नए सारे लॉज ऑफ फिजिक्स आ गए, मैपिंग आ गई, अप्लाइड मैपिंग्स की आपके ऊपर बात करने शुरू कर दी, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये जब आया तो इसके साथ साथ आपका जो है बेसिकली हमने मैपेबल पैटर्न्स निकाले। 1970s में जाएंगे तो वहां पर आपका 3 स्कूल ऑफ नेचर आए थे, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल निकल कर आ गए। डिस्कॉन्टिनेंट विद द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, और फिर आपका डीह्यूमनाइज नेचर में आपका क्या आता है, धीरे धीरे कर
इमरजेंस होता है 3 नए स्कूल का 1970s तक। ह्यूमन ज्योग्राफी को और ज्यादा रेलिवेंट बनाया जाता है, सोशियो पॉलिटिक रियलिटीज आ जाती हैं और हमारे साथ साथ आपका जो है ये स्कूल ऑफ थॉट डेवलप्ड होने लग जाते हैं। 1990s तक आएंगे तो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, मतलब ह्यूमन की कैसी कंडीशन है, कैसे आपका वो काम कर रहा है, वो सारी चीजें आपका 1990s के बाद आपका देखने को मिलेंगी। फिर हमारे पास फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है, जैसे सोशल ज्योग्राफी है तो सोशल ज्योग्राफी में सब फील्ड नहीं है बट इंटरफेरेंस उसकी सिस्टर डिसिप्लिन कौन सी है, सोशल साइंस, जिसको हम सोशियोलॉजी भी कहते हैं। बिहेवियरल ज्योग्राफी उसको साइकोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल बीइंग वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ लेजर सोशियोलॉजी कहते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी को एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर को हम तीनों पार्ट में पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में और वुमेन स्टडी में भी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री में आ जाएगी, मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमियोलॉजी में आ जाएगी। अर्बन ज्योग्राफी अर्बन स्टडीज और प्लानिंग के बारे में बात करती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में दो पार्ट आएंगे, एक इलेक्टोरल आएगा और एक मिलिट्री आएगा। एक पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, और अगर इलेक्टोरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सिपोलॉजी हो जाएगा, और अगर मिलिट्री पढ़ रहे हैं तो मिलिट्री साइंस। पॉपुलेशन में डेमोग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन रूरल प्लानिंग। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स आ जाती है, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर साइंसेज, इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स हो जाएगा। मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक कॉमर्स आ जाएगा। टूरिज्म के बारे में टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, और उसके बाद आपका ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल ट्रेड के तौर पर बातें चली आती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू के बेसिस पर। सबसे पहला है हाउ नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड एंड हाउ ह्यूमनाइजेशन। अब देखो दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड, मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, पॉसिबिलिज्म के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर वाला पूरा पॉइंटर्स आपका समझाना है। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इंसान ने आपका और अच्छे से एनवायरनमेंट को समझना शुरू किया। उसने क्या किया, एनवायरनमेंट के फोर्सेस को आपका समझना शुरू किया, जिससे वो और बेटर एफिशिएंसी आपका बना सके। विद बेटर टेक्नोलॉजी दे मूव्ड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। पहले वो जो नेचर उसको देता था उसी के तौर पर जाता था, अब वो स्टेट ऑफ फ्रीडम पर चला गया जहां पर वो जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है और टेक्नोलॉजी उसके पास है। तो ये सारी लाइनें आप लिखते चलोगे, उससे आपका क्या मिलेगा, आपको एक एज मिलेगी। 2024 में हाउ डज न्यू डिटरमिनिज्म ट्राई टू अचीव बैलेंस बिटवीन टू कंसेप्ट ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। तो न्यू डिटरमिनिज्म का पूरा कंसेप्ट समझना है उसको कि मध्यम मार्ग है पॉसिबिलिज्म और आपका जो है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म के बीच का। उसके बाद ये अप्रोच आपका जो है हमें डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, और ये सारी बातें आप बताओगे। फिर उसके बाद हाउ हैज द यूज of technology helped people to overcome nature's obstacle। तो टेक्नोलॉजी इनेबल्स ह्यूमन टू अडेप्ट एक्सट्रीम नेचुरल कंडीशन, जिससे आप अगर ठंड है तो वहां पर आपने क्या बना लिया, हीटर लगा लिया, गर्मी है तो एसी लगा लिया। उसके बाद आर्टिफिशियल हीटिंग, स्पेशलाइज इक्विपमेंट, ये सारी चीजें। उसके बाद रिसोर्सेज एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। ओवरकम ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी भी आपका, ये सारी पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटरमिनिज्म इज कंपेयर्ड, ये 2024 में आया हुआ है दोबारा से क्वेश्चन, तो इसमें ट्रैफिक लाइट वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया था वो लिख सकते हो, और बाकी पॉइंटर्स आपका वही लिख के आप चलते जाओगे। तो ये पूरा चैप्टर आपका हमारा एक समराइज वे में यहां पर होता है खत्म। अब इसके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे एरियल डिफरेंशिएशन और स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस पूछ लूं तो वो क्या होता है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस ईयर इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। दिस ईयर इज ऑल योर्स, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन। अपने पेरेंट्स को आपका प्राउड करते रहो, कहर मचाते रहो। तब तक के लिए जय हिंद।